हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और देख रहे हैं कि जो ये चुनावी वर्ष है, इस दौरान क्या है कि अभी सीजन 4 का वैकेंसी आ गया, परिचारी का वैकेंसी आ गया। लेकिन इन वैकेंसी में यह नहीं दर्शाया गया है कि जो डोमिसाइल है इसमें नहीं लागू। तो डोमिसाइल जिसमें लागू है लाइब्रेरी साइंस की दुनिया में, उसमें आप सभी बिहारियों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के पास लाइब्रेरी साइंस की डिग्री है वो लोग बढ़ चढ़ के तैयारी को अच्छे ढंग से कीजिए और एक सीट अपना सुनिश्चित कर लीजिए। जिस दरमियान वैकेंसी का जो भी दौर चला हुआ है और इसी में अब तो ये क्लियर हो गया है कि स्टेट का वैकेंसी नहीं आएगा। स्टेट इस साल नहीं आने वाला, स्टेट 2026 में आएगा। एक ही चीज आने वाला है, उसका नाम है बीलेट। और बीलेट आएगा और कैसे चला जाएगा ये किसी को मालूम भी नहीं चला। आप देखें कि पिछले बार जो स्टेट आया था 15 दिन में सारा प्रक्रिया करवा लिया, आया, वैकेंसी दिया और एग्जामिनेशन भी करवा लिया, रिजल्ट भी दे दिया, सब चीज करवा लिया। उसी तरह इस बार भी आएगा और वो आके चला जाएगा। जितना टाइम बढ़ रहा है दैट मीन्स कंपटीशन बढ़ रहा है आप लोगों। तो आप लोग पढ़िए, अगर नहीं पढ़िएगा तो पढ़ने वाला लोग पढ़ रहा है। दूसरा ये भी मैं बता दूं, दूसरी बात कि दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है नौकरी लेने का। नौकरी लेने का एक ही तरीका है, ओनली वन थिंग्स, कि आपको पढ़ना होगा। वो भी पढ़ना होगा ऐसे नहीं कि ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसे हो गया। बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना। अगर शिद्दत के साथ नहीं पढ़िएगा तो फिर मालूम चलेगा वही यही पढ़ते रह जाइएगा। और ये लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी ये फिक्स है कि वैकेंसी आएगी, और ये जो वैकेंसी आएगी इसके बाद फिर कभी नहीं आएगी, ये भी क्लियर की। तो जो मौका मिला हुआ है डोमिसाइल के जरिए उसे एक बार बढ़िया ढंग से कर लीजिए, पुरजोर तैयारी कीजिए और अपने एक सीट को आप सुनिश्चित कर लीजिए कि मुझे ये लेना ही लेना, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये कई दिनों से एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे और ना जाने राजधानी कोचिंग सेंटर के कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर चल रही है। आज यह अंतिम लास्ट और आखिरी क्लासेस है, इसके बाद सारे के सारे क्लासेस पेड हो जाएंगे। इसके बाद आप फ्री का कोई भी लाइब्रेरी से रिलेटेड जो चीज है वो आप नहीं ले पाएंगे, उसका लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। तो आप चाहते हैं अपनी तैयारी को प्रखर करने के लिए तो आज ही इनरोल हो जाइए और अपना एक सीट सुनिश्चित कर लें, ठीक है। बहरहाल हम लोग आते हैं जो हम लोगों का है आज। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि व्हाट इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है क्या, लाइब्रेरी का मीनिंग क्या था, लाइब्रेरी क्यों बना, मैं इन बातों पे चर्चा कर चुका। लेकिन लाइब्रेरी है क्या, किसे लाइब्रेरी कहेंगे हम? आपके मन में ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आना ही चाहिए कि लाइब्रेरी किसे कहते हैं। उसका कोई एक खास क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ खास बिल्डिंग होना चाहिए, कुछ खास पत्र पत्रिकाएं होना चाहिए, मैन्युस्क्रिप्ट होना चाहिए, पांडुलिपि होनी चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए, पुस्तकें होना चाहिए, ये सारी चीज। तो आप कैसे समझेंगे कि लाइब्रेरी इसी को कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे? क्योंकि अब जब मार्केट आते हैं, पुस्तकों की दुनिया में आते हैं, तो आप देखते हैं बहुत सारा दुकान ऐसा है जो पुस्तकें रखे हुए हैं और काफी अरेंज में, ऐसे नहीं कि जैसे मन तैसे फेंक दिए, इधर का उधर रख दिए। लेकिन उसे हम लाइब्रेरी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते आप लोग बताइए? लाइब्रेरी किसे कहेंगे? हाँ, ये बहुत बेहतरीन। और लोग बताइए।
लाइब्रेरी किसे कहते हैं? पहले सही से तो बैठिए। ठीक है, लाइब्रेरी हम लोग उसे कहेंगे जहां पे पाठक हो और पुस्तकें पाठकों के उपयोग के लिए होना चाहिए, उसे हम लोग लाइब्रेरी कहेंगे। सबसे मेन पॉइंट यही है। मुख्य रूप से जब एस आर रंगनाथन साहब के डेफिनेशन को आप देखेंगे तो एस आर रंगनाथन साहब बोलते हैं कि लाइब्रेरी हम लोग उसे कहते हैं जिसमें एक पाठक हो, जिसमें पुस्तक हो, और थर्ड कर्मचारी। यानी कि लाइब्रेरी हम लोग उसे कहेंगे जहां पे पुस्तकें क्रमानुसार सजाया गया, वो उसका सही ढंग से क्लासिफिकेशन किया गया हो, कैटलॉगिंग किया गया हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सारी बातों को जब आप देखेंगे तो ये पुस्तकें पाठकों के उपयोग के लिए होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पुस्तक है वह पाठक के उपयोग के लिए हो। अगर सब चीज है, आप जब जाइएगा तो बड़ा बड़ा जो मोतीलाल पब्लिकेशन है, ईजी पब्लिकेशन है, नेशनल इंडिया पब्लिकेशन है, टैगोर पब्लिकेशन है, यूनेस्को न्यूज़लेटर पब्लिकेशन है, बहुत सारा पब्लिकेशन है, ना जाने कितना, मैं उतना जानता भी नहीं। तो क्या उन सबको हम लाइब्रेरी कह देंगे? लाइब्रेरी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पाठकों के उपयोग के लिए पुस्तक जहां है, जहां पे बच्चे जा करके पुस्तक पढ़ेंगे, उसी को हम लाइब्रेरी कहेंगे। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज होगा कि पुस्तकें काफी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, सारी पुस्तकों का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, सारी बुकों का इंडेक्सेशन होना चाहिए, उसके लिए शेयर लिस्ट होना चाहिए, कैटलॉग बना होना चाहिए, डीडीसी, सीसी, यूडीसी, किसी एक पर उसका क्लासिफिकेशन आधारित होना चाहिए, तभी जाकर उसको लाइब्रेरी कहेंगे। और उसमें एक मुख्य बिल्डिंग होना चाहिए, और एक ऐसा बिल्डिंग जिसका मानक निर्धारण हो, उसमें जितने सारे फर्नीचर हो, स्टैक्स हो, वो सारे मानक के द्वारा निर्धारित हो। ऐसा नहीं बना देना है कि एक छोटी सी लड़की आ गई, उसका हाइट ही 3 फुट है, आप स्टैक 7 फुट का बना दिए हैं, तो क्या लगता है वो ओपन एक्सेस जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं वो अवहेलना कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आपको ये लाइब्रेरी का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इन सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो उसका मीनिंग यह जाता है कि पुस्तकें पाठक के उपयोग के लिए। कितना भी कुछ लिख दे, दुनिया का सारा बात इसमें इनरोल कर दे, लेकिन जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक लाइब्रेरी नहीं है। क्योंकि रंगनाथन साहब भी बोले हैं, उनका ही डिफिनेशन है कि पुस्तकालय उसे कहते हैं जिसमें पुस्तकें क्रमबद्ध, क्रमानुसार, सुसज्जित ढंग से क्रमानुसार सजाया गया हो, लेकिन वह सारी की सारी पुस्तकें पाठकों के सेवार्थ के लिए हो, उसे ही लाइब्रेरी कहेंगे। उसी दरमियान हम आपको कल ही बताए थे कि लाइब्रेरी साइंस की दुनिया में उनका की पॉइंट है। की पॉइंट में क्या है कि आप लोग देखे थे कल, एक है पाठक, दूसरा है पुस्तक, और तीसरा है कर्मचारी। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए, और ये एस आर रंगनाथन साहब बोले। ठीक है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछेगा, लेकिन जैसा कि हमने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं
और डीआरटीसी बैंगलोर में इंटरव्यू है मेरा, डीआरडीओ में भी बहुत दिन तक काम किए, छोड़ दिए थे। मेरा बीपीएससी का मेंस था जिस कारण मुझे छुट्टी नहीं दिया गया, तो हम डायरेक्ट रिजाइन दे दिए, तो हमको रहना ही नहीं, यहाँ चला जा रहे हैं, यहाँ से मेरा टिकट काट। तो उस दरमियान हम तो वहां से निकल गए, यहाँ आए। अभी भी बहुत सारा एग्जाम जो होता है, आप ले लीजिए DSSS का ले लीजिए, यूपीपीसीएस का ले लीजिए, केवीएस का ले लीजिए, एनवीएस का ले लीजिए, ईएमआरएस का ले लीजिए, आपको वही व्यक्ति अच्छे ढंग से उन बातों को बता सकता है जो व्यक्ति उस एग्जाम को डे टू डे एनालिसिस कर रहा है। अब मान लीजिए कि आप है लाइब्रेरी साइंस की दुनिया के इंसान, और आपको एक फिजिक्स के, एक मैथ के टीचर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से आ जाए और वो पढ़ाए, कहीं रिलेशन बनेगा उसका? उस व्यक्ति को इस चीज का नॉलेज है कि लाइब्रेरी साइंस में कौन सा एग्जाम हुआ है और कौन सा एग्जाम नहीं हुआ? अच्छा आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप मुझे बताइए कि सीए का सबसे बढ़िया टीचर कौन है? सीए का सबसे बढ़िया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बढ़िया टीचर कौन है? तो आपको पल्ले नहीं पड़ा। क्यों पल्ले नहीं पड़ा? क्योंकि आप उस स्ट्रीम के नहीं है, आपको क्या लेना देना उससे, और उस व्यक्ति को भी आपसे कोई लेना देना नहीं है कि लाइब्रेरी साइंस है कि लाइब्रेरी साइंस है, हमको क्या लेना देना है। तो जो जिस सेक्शन का है, जो जिस स्ट्रीम का है, वही व्यक्ति उस स्ट्रीम का सही नॉलेज आपको दे सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा महान क्रिकेटर है, वो फुटबॉल भी अच्छा खेल लेगा, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होगा। क्या लगता है कि जो भारत के सबसे बड़े अभी मैथमेटिशियन माने आते हैं, क्या नाम है उनका, हो जो सुपर 30 चलाते हैं, आनंद सर, क्या आनंद सर लाइब्रेरी साइंस बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे? क्या लगता है कि पटना में जो बीपीएससी दरबार तैयारी कराता है वो लाइब्रेरी साइंस बढ़िया ढंग से पढ़ा देगा? उसको लाइब्रेरी साइंस का कैटलॉग क्या है मालूम है, एक्सेशन क्या मालूम है, क्लासिफिकेशन क्या मालूम है, ओपन एक्सेस सिस्टम क्या मालूम है उसको? उसको जो डिवाइस यहाँ पर पढ़ना है, फेज रिलेशन पढ़ना है, उसको मालूम है क्या? नहीं मालूम है, क्योंकि वो चीज से वो व्यक्ति, वो इंसान अवगत नहीं है। लेकिन पटना का तो दुर्भाग्य कि यहाँ जितना कोचिंग है सब पढ़ा रहा है, लाइब्रेरी साइंस सब पढ़ा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कोचिंग संस्थान पटना में जो लाइब्रेरी साइंस का बैच नहीं शुरू किया, सब शुरू कर दिया। इवन लोग बोलता है क्या जानते हैं कि जिस तरह हमने लुसेंट पॉलिटी रटवाया है उसी तरह आपको लाइब्रेरी साइंस रटवा दूंगा। अभी आप जो 2-3 दिन तक क्लास किए, आपको लग रहा है कि अगर रटवा दिया जाए तो आपका निकल जाएगा एग्जाम? रटवाने का समय खत्म हो चुका है। अगर आप एग्जाम का प्राकृतिक नहीं समझेंगे, ट्रेंड को नहीं समझेंगे, तो आप फेंका जाएंगे। ठीक है? और जो एग्जाम इसका बीपीएससी कंडक्ट जब करेगा तो आपको तो पूरी गहनता से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप गहनता से नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप एग्जाम से बाहर। और ये जो जितना डिले हो रहा है, समझिए उतना ही कंपटीशन बढ़ रहा है इस सेक्शन में भी। जो शादी कर लिया अपनी पत्नी को डिग्री दिलवा रहा है, जो कर लिया अपने भाई बहन भतीजा बात को दिलवा रहा है डिग्री, चलो चलो कर लो, कुछ हो जाए कुछ हो जाए। उसमें 10% लोग तो ऐसे जरूर होंगे कि सिद्धार्थ सर पढ़ भी रहे होंगे। आप समझ जाइए कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा। हमारे देश में 1.5% ही सरकारी नौकरी है, और उसमें कम से कम 10% भी पढ़ रहा है तो बहुत कंपटीशन टफ है। लाइब्रेरी साइंस का नहीं भी फॉर्म गिरेगा ना तो 5 से 6 लाख फॉर्म गिरेगा। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला, बहुत जल्द। जैसे ही 15 अगस्त क्रॉस होगा वैसे ही आपको बीलेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये फिक्स है। आप देख रहे हैं कि ये चुनावी माहौल है, सीजन 4 दिया ना, टीयर 4 में और टीयर 5 में डोमिसाइल लागू हुआ ना, और आपके लाइब्रेरी में पहले से डोमिसाइल लागू है ना। इस बार स्टेट नहीं आएगा लेकिन बीलेट बहुत जल्द आने वाला है। और जिन लोगों को वैकेंसी का इंतजार है, पढ़िए, जो टाइम मिला पढ़ लीजिए, नहीं तो बीलेट आएगा और चला जाएगा, आप देखते रह जाइएगा।
जो आप अपने बाबूजी से 40,000, 50,000 और 10,000, 20,000 में डिग्री खरीदे हैं, वो डिग्री धरा का धरा रह जाएगा। तो जो टाइम है, दिन रात एक करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे जो हम लोग की पॉइंट जो इनका त्रिमूर्ति सिद्धांत है उसको देखें। पुस्तकालय किसे कहते हैं, हम लोगों ने यह देखा है। तो व्हाट इज लाइब्रेरी? पुस्तकालय वह भवन है जहां पाठकों के लिए विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, पत्र पत्रिका, ये सारी चीज निश्चित क्रम में उपलब्ध है। मैंने ये सारी बातें बताई आपको। लेकिन पुस्तकालय के 3 घटक वाले पाठक देखिए, वाले पाठकों, दस्तावेज, पुस्तक संग्रह और कर्मचारियों का एक संयोजन। यानी कि समझ रहे हैं, कहीं नहीं कहीं आपको यह नहीं लगा कि पाठक, पुस्तक, कर्मचारी का बात हो रहा है। यानी कि ये किनका नियम होना चाहिए, किनका डिफिनेशन होना चाहिए? एस.आर. रंगनाथन का डिफिनेशन है ये, ठीक है। ये क्लियर हो जाइए कि ये डिफिनेशन एस.आर. रंगनाथन साहब दिए, क्योंकि पाठक का, पुस्तक का, कर्मचारी का बात एस.आर. रंगनाथन साहब ही किए। क्लियर? अब देखिए, ये जब देख लिए कि लाइब्रेरी ये होता है, लेकिन जैसे एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जब मैं डीआरटीसी बेंगलोर में इंटरव्यू दिया था तो उसमें मेरे से पूछा गया था कि व्हाट इज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है। और मैं कई दिन बता चुका हूं इस बात को। हमारे एक प्रिय गुरु थे, एक घोष सर। मेरे जीवन में जितने भी शिक्षक आए सभी मुझे बहुत प्यार किए और मैं सबों का सम्मान किया हूं, सबों का सम्मान किया, और सभी आज तक मेरे दिल में बसे हुए हैं। लेकिन उन सबों में एक घोष सर जो थे ना, यही पटना यूनिवर्सिटी के हम लोग को पढ़ाते थे, वो डीडीसी पढ़ाते थे, और इतने माय डियर व्यक्ति थे और इतने विद्वान थे। यूपीएससी में और राज्यसभा में जो लाइब्रेरियन की बहाली होती थी, उन सबों का इंटरव्यू लेते थे और इंटरव्यू लेके आते थे, मुझे बताते थे, मुझे महात्मा कहते थे कि महात्मा जी ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा मैंने किया है। बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान। हम लोग उनसे तुलना तो कर भी नहीं सकते। लाइब्रेरी साइंस का तो मैं बता रहा हूं कि मैं 1% भी नहीं जानता हूं, 1% भी नहीं। लेकिन वो बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान। जितना कहा जाए उतना कम है उनके बारे में। आज मैं जो कुछ भी हूं और जो थोड़ा बहुत जानता हूं सब उनका देन। किसी भी वक्त वो एक ऐसे शिक्षक थे जिनसे आप पूछ लेते ना कि सर ये आपको बताते, और वो कभी किसी स्टूडेंट पे राज नहीं किए कि तुमको बोल दिया, ऐसे नहीं। काफी विनम्रता पूर्वक बात करते थे और काफी संयम, संचित और शांत रहते थे। जितना काम उतना ही बात। और जब पढ़ाने आते थे तो मुझे, जब मैं उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि सच में जो प्रोफेसर होते हैं वो मुर्दा को पढ़ा देंगे। सच में ये गुण है प्रोफेसर में। मुझे उस दिन समझ में आया कि ये लोग मुर्दा को भी पढ़ा देंगे। तो एक घोष सर, यही जो सेंट्रल लाइब्रेरी आपके पीछे देख रहे हैं, इसी में हम लोग बिलिस और एवलिस दोनों के, यही से मैं यहाँ का टॉपर रह चुका हूँ और सारा क्रेडिट मैं उन्हीं को देता हूं। मैं अगर डीआरटीसी बेंगलोर, समझ सकते हैं कि मैं बिलिस पास आउट किया, किसी को मालूम ही नहीं था। वो मुझे बताएं कि महात्मा जी ये एलआईएस, मुझे पोर्टल नहीं मालूम था, जो मैं आप लोग बताता हूं ये मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने मुझे बताया कि ये पोर्टल है, इस पे जाइए, ये वैकेंसी निकली, इसका फॉर्म भरिए। और उन्हीं के गाइडेंस में मैं दोनों चीज दिया, पीटी मेंस सब चीज दिया। 150 का एग्जाम था मेरा। पीटी में 140 नंबर है, मेंस में मेरा 143 नंबर। उनके ही गाइडेंस में। इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ, आरक्षण था। वहां जो लड़कियां थी वो भी बोनाफाइड ही थी। आरक्षण तो था ही लेकिन बोनाफाइड थी। नंबर सभी का पैरेलल था। ऐसा नहीं है कि इतना नंबर लेके हम गए उतना नंबर उसका नहीं था, उसका भी उतना ही नंबर, वो भी पूरा बोनाफाइड लड़की थी। लेकिन लास्टली मेरा नहीं हुआ, जिस कारण कि वहां आरक्षण चलता, तो वहां लड़कियों का आरक्षण था, उनका हुआ। मुझे इससे कोई दुख नहीं है, लेकिन हाँ टक्कर था वहां। तो आप लोग भी
जो बिहार लाइब्रेरियन कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप केवीएस नहीं दे सकते, एनवीएस नहीं दे सकते, ईएमआर नहीं दे सकते। अभी मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने के अंदर केवीएस का भी वैकेंसी आएगा। केवीएस में इस बार सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिलेगा, 1900 लगभग। अभी तक 200-300 से ज्यादा कभी नहीं आया लाइब्रेरी का। और जो मैं पढ़ा रहा हूं यही पूछता है केवीएस में। केवीएस में आपका पीटी होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। ईएमआर जब दीजिएगा तो सिंगल एग्जाम है, पास तो पास, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा एक दिन, मेरा एक कॉलीग्स है, वो उड़ीसा में पोस्टिंग है, 94,000 रुपया कैश इन हैंड मिलता है, ईएमआरएस नहीं। समझ जाइए कि लाइब्रेरी साइंस आपको कहां ले जाएगा। जो आप बिहार दरोगा रेलवे भर दिन कर रहे हैं उससे 10 गुना लेवल 7 में नौकरी है वो सब। मानी कि आपका जिंदगी ऐस में बीतेगा, क्यों बीच के फ्लैट मिलेगा बढ़िया ढंग से। उसके बाद जो आप करना कीजिए, रिसर्च कीजिए, रिसर्च कर लीजिए, कोई बड़ा सा थीसिस लिख लीजिए, इनफ्लुएनेट में चले जाइए, लेवल 11, लेवल 12, लेवल 14, 15 का नौकरी कर सकते हैं। आपका सैलरी रहेगा 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपया रहेगा, 1 मंथ का रहेगा। और जब आप इनफ्लुएनेट में जाइएगा तो आप रिसर्चर साइंटिस्ट रहिएगा, आपके लिए एक अलग सुरक्षा भारत सरकार अलग सब चीज प्रबंध करेगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग जाने की लाइब्रेरी क्या है। अब लाइब्रेरी के बाद हम लोग को यह जानना है कि लाइब्रेरी तो जान गए कि लाइब्रेरी इसको कहते हैं। अब लाइब्रेरी होता कितने प्रकार का है, तो लाइब्रेरी बेसिकली जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 4 प्रकार का। एक है एकेडमिक लाइब्रेरी, एक है पब्लिक लाइब्रेरी, एक है स्पेशल और एक है नेशनल लाइब्रेरी। ये जो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी जो है, इस लाइब्रेरी में कौन कौन जाएगा, तो एकेडमिक में आता है 1 नंबर पे स्कूल लाइब्रेरी है, दूसरा है कॉलेज लाइब्रेरी, तीसरा नंबर में है आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये 3 लाइब्रेरी आपको एकेडमिक में पढ़ना पड़ता है। फिर आप पब्लिक लाइब्रेरी में जब आइएगा तो आप देख रहे हैं खुदावक्स लाइब्रेरी है, सिन्हा लाइब्रेरी है, जितना भी आप गवर्नमेंट का लाइब्रेरी देख रहे हैं ना, सारा का सारा आपको पब्लिक लाइब्रेरी में। फिर आप आइएगा स्पेशल लाइब्रेरी में, तो ब्लाइंड लोगों के लिए जो लाइब्रेरी है वो स्पेशल लाइब्रेरी में चला जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र के आप स्टूडेंट हैं तो देखिएगा, जो आप जाइएगा एम्स दिल्ली में जब जाइएगा तो जो मेडिकल के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए अलग लाइब्रेरी है। जब आप आर्कियोलॉजी में जाइएगा, आप जो ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट में कोई खोज कीजिएगा उसके लिए एक अलग स्पेशल लाइब्रेरी बनेगा। स्पेशल का मतलब ही होता है कि एकदम उसी के लिए, जैसे कि आप जब ज्योग्राफी में देखें, ज्योग्राफी का नॉलेज है आप लोगों के पास थोड़ा बहुत, तो बताइएगा कि जो मैप आप लोग देखते हैं ना, नक्शा, मुझे आपसे यह जानना है ये डाउनलोड इमेज जो किए, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप का मतलब क्या समझे, ये कैसा मैप है, ये पॉलिटिकल है, तो ये पॉलिटिकल है तो फिजिकल कैसा होगा, थेमेटिकल कैसा होगा। वेरी गुड। जो फिजिकल मैप होता है उसमें सिर्फ पर्वत, पहाड़, पठार, झरना, नदी, ये सब उसका रंग से दिखाया जाएगा। जैसे भूरा रंग है तो आपको समझना पर्वत पठार है। अगर नीला रंग दिखा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा वहां पर पानी है। मेरी बात समझ रहे हैं।
तो मैप के लिए कैसे समझे आप कि मैप जो हम लोग देख रहे हैं, जो मैप हम लोग देखें उसमें क्या देखें, एक मैप देख रहे हैं कि आपको हम जब दिखा दिए तो उसमें कहीं पे लिखा हुआ बिहार, कहीं पे उड़ीसा, कहीं पे राजस्थान, कहीं पे झारखंड लिखा हुआ था, आप बोल दिए कि ये पॉलिटिकल मैप है, जिसमें हम पर्वत पहाड़ झरना आपको दिखाएं सिर्फ, तो आप बोल दिए कि ये फिजिकल मैप है। लेकिन जब मैं आपको किसी में यह दिखाऊंगा कि यहां पर सिर्फ नदियों की जानकारी है, एक ऐसा मैप मैं दिखाऊंगा जिसमें रेलवे की जानकारी है। जब आप पहले के समय में सफर करते थे तो रेलवे का एक स्पेशल बुक आता था, जिसमें सिर्फ रेलवे की जानकारी थी कि कौन सी ट्रेन कब और कहां से क्रॉस करेगी, कितना टाइम है, नहीं है, देखे है कि नहीं आप लोग। तो ये रेलवे का मैप होता था, इसको हम लोग बोलते हैं थेमेटिकल मैप, यानी कि किसी खास एक ही चीज के लिए, पर्सनल एक चीज के लिए, जैसे सिर्फ नदी है तो नदी के लिए, सिर्फ रेलवे है तो रेलवे के लिए। उसी प्रकार से ये स्पेशल लाइब्रेरी है, ये सिर्फ अंधा के लिए होगा, या मेडिकल वालों के लिए होगा, या आर्कियोलॉजिकल वालों के लिए होगा, या जोलॉजिकल वालों के लिए होगा, स्पेशल उसी को बोलते हैं। जैसे आप ब्रेल लिपि के बारे में जानते हो, ब्रेल लिपि कौन लोग पढ़ता है, अरे जवाब दीजिए, ब्रेल लिपि कौन यूज करता है, अंधे लोग यूज करते हैं, जो ब्लाइंड है, तो उसके लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी बनता है। आप एम्स दिल्ली में पढ़िएगा तो आपके लिए एक अलग लाइब्रेरी रहेगा। आप थेसिस, आप जब पीएचडी कर लीजिएगा, थेसिस लिखना शुरू कर दीजिएगा, तो क्या लगता है कि आप नॉर्मल लाइब्रेरी में जाइएगा, आपके लिए एक अलग सेक्शन है, एक अलग चीज बना, लाइब्रेरी बना हुआ आपके लिए कि सिर्फ यहाँ पर रिसर्चर आएंगे, उन्हीं लोगों के लिए ये स्पेशल लाइब्रेरी रहेगा और दूसरे लोग इसमें नहीं आ सकते। तो ये स्पेशल लाइब्रेरी का क्राइटेरिया है। और जो नेशनल लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, जैसे नेशनल लाइब्रेरी में आप देखिए खुदा बख्श लाइब्रेरी, कोनो मेरे लाइब्रेरी, जो डिपोजिटरी है, डिपोजिटरी में 4 लाइब्रेरी आते हैं। डिपोजिटरी के तहत, ये बुक्स ऑफ डिलीवरी एक्ट के तहत जो 1954 है, 1954 बुक्स ऑफ डिलीवरी एक्ट 1954 बना, इसी के दरमियान 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाया गया है। वो 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोनो मेरे लाइब्रेरी, अगला है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, और चौथा नंबर का है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ये सारे के सारे नेशनल लाइब्रेरी में आते हैं। और जब मैं बताऊंगा कि डिपोजिटरी का मतलब क्या, यहीं पे मैं आपको बता ही दूं कि डिपोजिटरी का मतलब क्या होता है। क्या जानते हैं आप लोग डिपोजिटरी, कुछ आइडिया है हमारे? नहीं, ये नहीं है, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत। यहाँ पे डिपोजिटरी अलग है, जो डिलीवरी बुक एक्ट है उसके तहत आता, मैं आगे बताऊंगा, छोड़िए यहाँ पे। ये यहां तक समझ में आया ना कि ये 4 प्रकार का लाइब्रेरी है, ठीक है। अब यहाँ आइए, कौन जैसे वैज्ञानिक, देखिए बहुत सारा है नेशनल में। क्या लगता है कि आपको जो एम्स का नेशनल में नहीं आएगा? आएगा, तो वो देखा जाएगा, वो निर्धारण किया जाएगा कि किसको मान्यता मिला हुआ, किसको नहीं मिला हुआ, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का जो लाइब्रेरी होगा उसी सबको नेशनल में लाते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो हम लोगों का पहला है एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक लाइब्रेरी, उसके बारे में आते हैं। शैक्षणिक लाइब्रेरी में पहला मैं बताया कि स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा मैं आपको बताया कि कॉलेज लाइब्रेरी, तीसरा मैं आपको यह बताया कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी।
अच्छा, स्कूल में असल में लाइब्रेरी की जरूरत क्यों पड़ी होगी, बताइए, और बताइए। अच्छी प्रकाशन का बुक तो होना ही चाहिए, अच्छी प्रकाशन का। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्कूल लाइब्रेरी इसलिए बनाया गया था कि जो बच्चे हैं ना, उनमें रीडिंग हैबिट डेवलप किया जाए। बहुत सारा चंपक, कॉमिक्स और भी सतरंगी अतरंगी पुस्तकें, रंग बिरंगी मनोहर पथियां, वो बच्चों को दिखाया जाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे, जो कलरफुल, जो रंग बिरंगी चित्र हैं, उसको देखकर बच्चे का मन काफी आकर्षित होता है। जैसे अभी आप लोगों को ये मिल गया पीपीटी, आप लोग जिस ढंग से बर्दाश्त इसको कर रहे हैं, बच्चा करेगा तब क्या लिखा हुआ हमको नहीं समझ में आता, लेकिन उसको वहां पर दिखाइए कि बाबू ये जो है ना मुनिया, देख रहे हो, ये मुनिया है, देख रहे हो ये मुनिया कितनी सुंदर है, ये जा रही है स्कूल, इसी के साथ तुमको भी पढ़ने जाना है, तो ये जाएगी। जैसे एनसीईआरटी में देखते हैं बूझो और पहेली, समझे यही पहेली है। तो वो फिगर देख लेगा तो उसको लगेगा अच्छा, अब उसको समझाया कि ये लड़की है। आप एक फिगर बना दीजिएगा, कि बाबू ये देखो ये तुम्हारे मामा है, नहीं कहता बत्तख है तो और मामा, तो ये बत्तख, अच्छा अच्छा, तो बच्चों में क्या होगा, उत्सुकता पैदा हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे है। रंग बिरंगे चित्र प्रदर्शनियों के द्वारा पुस्तक मेला लगा करके आप बच्चों को बताइएगा, तो ये सारा चीज जब आप बताइएगा तो ये डेवलप कैसे होगा, जब तक आप स्कूल लेवल पे आप ये सारा चीज नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। यानी कि स्कूल में जितना जो लाइब्रेरी बन रहा है उसका मुख्य रूप से कार्य यही है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करना। जैसे आप फिगर दिखा दी तो फिगर देख देख के कुछ देर पढ़ेगा, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, ये चित्र को निहारे, वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े। आप बताइए कि बाबू आई तो मौसी है, बहू आई तो मामा है, तो बहू आई तो चाचा है, तो उसको लगेगा हाँ 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 पढ़ेगा। बत्तख है, कबूतर है, तो उसको लगेगा। अगला जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पार करके जो बच्चा जाएगा 1 2 3 5 में आएगा, तो उसका मनोहर कहानियां कि सुरेश और रमेश गया, ऐसा ऐसा घटना घटा और अपने चाचा से मिला, बाग घूमने गया, चिड़ियाघर घूमने गया, वो सब चित्र दिखाइएगा। तो इस सारे के सारे स्कूल लाइब्रेरी कहानी। तो शैक्षणिक पुस्तकालय, शैक्षणिक संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, यहां पर पहले विश्वविद्यालय शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल में पाए जाते हैं। इनका उद्देश्य छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों के पाठ्यक्रम और शोध संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करना है, औपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। अच्छा एक चीज बताइएगा, यहाँ पे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक का मतलब क्या, फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या आप लोग समझते हैं, बताइए मोहतरमा। क्या, हाँ वो फॉर्मल है। आप लोग बताइए। है क्या बता रहे हैं आप लोग, मैंने जो वक्त पे सोचा है मैं वो कर जाऊंगा, मैंने जो वक्त पे सोचा है मैं कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगती हो, एक दिन मैं पी के मर जाऊंगा। महाराज एक दिन मैं बताया था आप लोगों को कि औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब क्या है।
जैसे आप जो एकेडमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल। नहीं बोलते बाबुआ फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, स्कूल जा रहा है बुआ पढ़ने। जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए कि आपके घर के बगल में पानी का जमावड़ा लग गया, तो आप हिंदुस्तान खबर वाला को, पेपर वाला को लिखेगा ना कि द एडिटर साहब ये दिस दैट, हाँ सब्जेक्ट लिखिएगा, अपना विषय लिखिएगा, फिर सेवा में महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे इस ग्राम क्षेत्र मोहल्ला मुसलमपुर हाट में पानी का जमाव हो गया है, जो कृपया करके, मैं बहुत दिनों से आपका पाठक हूं, इस पे आप ध्यान आकर्षित करें और यहाँ के डीएम महोदय को यह सूचना आपके समाचार के माध्यम से प्राप्त हो, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। ये फॉर्मल। अब आप अपने दोस्त लिखे कि रे सुरेशवा, तुमको जो पैसा दिए थे पैसा नहीं दिया दोस्त अभी तक, क्या विचार है तुम्हारा, जाए तुम्हारे घरे। तो ये है इनफॉर्मल, अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है जिसमें कोई बाधा नहीं हो, जो मन सो लिख दीजिए, सो बोल लीजिए। औपचारिक शिक्षा लेने के लिए आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना पड़ेगा, और अनौपचारिक शिक्षा लेने के लिए आप किसी भी वक्त लाइब्रेरी चले जाइए। लाइब्रेरी जाने का कोई उम्र सीमा है, कोई क्राइटेरिया है? किसी भी उम्र में आप जाकर के लाइब्रेरी में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एकेडमिक एक सही एक सही उम्र सीमा तक ही प्राप्त कर सकते हैं। क्या लगता है कि जब आपका बेटा जाएगा स्कूल, उस समय आप भी जाइएगा स्कूल? तो ना तो आप अपने बेटा को खुल के जीने दीजिएगा, नहीं आप खुल के जी पाइएगा। तो सब चीज का एक समय और एक पैमाना बंधा हुआ है। लेकिन जो अनौपचारिक जो आएगा उसमें कोई पैमाना नहीं। आप भी जाइए, नहीं देखते हैं शादी विवाह में बाप भी उधर डांस कर रहा है, बेटा भी इधर डांस कर रहा है अपना, तो यह क्या है? इनफॉर्मल है, सब यहां पर मिक्स्ड है। लेकिन वही आपका जब शादी विवाह होगा तो आपके बाबूजी सिर्फ बात करेंगे, आप नहीं बात कर पाएंगे। तो खुदावंश लाइब्रेरी ये क्या है? ये पब्लिक है, यहां पर कोई भी जा सकता है, कोई पढ़ सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये शब्द जो है बहुत ही वाइटल है, आपको इसकी समझ मुझे बतानी थी, मैंने सो बता। जैसे आप जो देखे होइएगा एक चीज, अगर आप शिक्षक का तैयारी की होइएगा, अगर नहीं किए हैं तो आप जानते होंगे संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों में किस ढंग से किया जाए, कैसे उससे बर्ताव किया। क्या लगता है कि कोई अगर बच्चा है अंडर 10 क्लास का, उसके साथ आपका क्रूरता व्यवहार, आपका पढ़ाने का शैली उग्र नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन खूब सीडीपी में पूछता है कि एक शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उस बात को बच्चा ग्रैब नहीं कर पाया। ऑप्शन, बच्चा गरीब है, बच्चा समझना नहीं चाहता, शिक्षक को कुछ आता नहीं है, या संस्था फेल्योर है। इसका आंसर होगा संस्था फेल्योर है। क्लियरिटी है? ये सीडीपी यानी कि जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2009 है, या एनईपी 2020 है, वो बोलता है बच्चा जो कहेगा सब चीज सही है, आप गलत है। अगर आपको बच्चा को पढ़ाना है तो आपको अपने एजुकेशन का जो प्रक्रिया है, पढ़ाने का जो वे है, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे इस चीज को करूं कि बच्चे समझ जाए, कौन सा एग्जाम्पल दूं, कौन सा तरीका बता दूं कि ये एडॉप्ट कर जाए, उस बात को ग्रैब कर जाए, उसके दिमाग में ड्रिल हो जाए बात। तो आप मैथ सिखा रहे हैं तो आप कोई फल फूल का उदाहरण दे दीजिए, कोई रिश्ता नाता समझा रहे हैं तो उसके प्रॉपर घर का उदाहरण दीजिए, तब जाके बच्चा समझ पाएगा, तभी जाके उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। क्लियरिटी है यहां? अब आइए, क्या
देखिए नहीं पढ़ना चाहता है, फिर भी आपको कुछ तरीका अपनाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तरीका है, हर एक चीज का एक अलग वे है। अच्छा मान लीजिए आप कहना चाहती हैं कि बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, क्लियर है ना यहाँ पे बात। बच्चा को किस चीज में मन होता है? ताश खेलने में, फिल्म देखने में, कुछ में तो मन लग रहा है। तो क्या लगता है कि आप ताश खिलाकर उसको प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकती हैं, प्रायिकता नहीं बता सकते हैं? तो क्या लगता है कि इसमें आपने नॉलेज उसको नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया? आप साइंस ही पढ़ा सकते हैं ताश खिलाकर। आपको वो बता सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में लास्ट में कितने होंगे, तो उसको यहां से गिनती तो बता दीजिएगा कि लास्ट में 8 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये होगा, आप बता सकते हैं। आज टॉपिक रिलेटेड नहीं आ रहा हूं मैं, आपकी बातों पे आ रहा हूं। उसको आप फिल्म दिखाइए, उसके मन में उत्सुकता पैदा कीजिए, वैसा कुछ कलाकृति दिखाइए, कुछ ऐसे लोगों से मिलाइए, कुछ ऐसे बच्चों से मिलाइए, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रखिए जो इन्वायरमेंट उससे रिलेटेड हो। अगर आप 1% भी उसमें पढ़ाई की क्षमता डेवलप कर दिए तो आप सफल है, और वो उस चीज को धीरे धीरे करने लगेगा। ये मालूम होना चाहिए कि चाइना का रिसर्च है कि अगर किसी काम को आप 21 दिन करते हैं कंटिन्यू, 22वां दिन किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद कीजिएगा, तो उस बच्चा को क्या करेंगे हम कि प्रत्येक दिन उसे मूवी दिखाएंगे, देखो ये मूवी। अब ये नहीं कहिए कि भोजपुरी मूवी देखा देखे सरिया, उसको 3 इडियट मूवी दिखाएंगे, उसको बागबान दिखाएंगे, उसको तारे जमीन पर दिखाएंगे। अरे भाई कैसे नहीं देखेगा? देखिए ऐसा नहीं है कुछ, कितना भी खराब दुनिया में स्टूडेंट हो, किसी ना किसी एक का वो तो बात मानता है, ठीक है, उसके बाद वो उसको फॉलो करने लगेगा, ठीक है। इतना नहीं टेंशन लीजिए। अगर आपके बच्चे होंगे तो आप कैसे पढ़ाएंगे? वो कहेगा मम्मी मैं नहीं पढ़ूंगा, तो छोड़ दीजिएगा उसे। कुछ तो उसके लिए आप उपाय सोचिएगा, कुछ तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, इसके संग्रह में आमतौर पे पाठ्य पुस्तक, शोध पत्रिका, शोध का मतलब शोध, रिसर्च, ठीक है, संदर्भ सामग्री यानी कि रेफरेंस सर्विस जो सब मिलता है उन सब की बात कर। हाँ हाँ, तो ये सारी कहानी। अब देखिए इसके दरमियान मैंने पहला पढ़ाया स्कूल, यहाँ पे डिजाइन कर दिया गया यूनिवर्सिटी, तो टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हम आते हैं यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में कैसा लाइब्रेरी होगा, कैसा वहां स्टूडेंट पहुंचता होगा? एक रिसर्चर, किसी खास सब्जेक्ट का ज्ञाता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप मैट्रिक तक कर रहे हैं, तो आपको कहेगा सब्जेक्ट लिखो बाबू, तो आप कहिएगा, जब 12th में जाइएगा तो कहिएगा हम कॉमर्स है, हम साइंस है, हम आर्ट, यही ना कहिएगा। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो किसी एक खास चीज के लिए, जैसे आप बीकॉम कर लिए, तो जैसे आप पहले आए आईकॉम करके आए हैं, अब जब यूनिवर्सिटी जाइएगा तो बीकॉम कीजिएगा, तो बीकॉम कीजिएगा ऑनर्स, या तो आप अकाउंट ऑनर्स कीजिएगा ना, तो किसी एक खास सब्जेक्ट में आप मानद उपाधि लेने जा रहे हैं कि नहीं लेने जा रहे हैं? तो ये जो यूनिवर्सिटी है कोई एक खास सब्जेक्ट या थीसिस या रिसर्चर के लिए लाइब्रेरी यहां पे है। आप ये आपके बगल में जो पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल लाइब्रेरी है, इसमें आप जाइएगा तो इसके नीचे लाइब्रेरी है, इसमें साइंस कॉलेज के, पटना कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं। इसके ऊपर में जब जाइएगा तो आप देखिएगा रिसर्च सेक्शन है, थीसिस सेक्शन है, उसमें जो रिसर्चर होगा वही वहां डायरेक्ट जा सकता है, सब नहीं जाएगा। क्लियर है? तो ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में देखिए क्या है, ये पुस्तकालय, पुस्तकों, पत्रिकाओं, डेटाबेस, डिजिटल मीडिया सहित सूचना संसाधनों और विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करने में शैक्षणिक और अनुसंधान। देखिए ये सब जो है, आप यहां पर यही चीज समझिए कि जो यूनिवर्सिटी लेवल का लाइब्रेरी है ना, वो डिजिटली कनेक्टेड है। वहां पे ऐसे ऐसे सोर्सेज है, रिसोर्सेज है कि आपको अनुसंधान से संबंधित है, रिसर्च से संबंधित है। आप जो शैक्षणिक, अनुसंधान, रिसर्च से जुड़े हुए नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए।
इन सारी गतिविधियों का समर्थन करता है। कौन समर्थन करता है? तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इसका समर्थन करता है। मान लीजिए कि आप किसी खास सब्जेक्ट पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप तो स्कूल लाइब्रेरी नहीं जाइएगा, कॉलेज लाइब्रेरी नहीं जाइएगा, डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जाइएगा और वहां के लाइब्रेरियन से पूछेगा, सर मैं माइक्रोबायोलॉजी पे खोज कर रहा हूं, सर मैं नैनो टेक्नोलॉजी पे खोज कर रहा हूं, सर मैं कोलबर्ग, जेन पियाजे की तरह बच्चों की शिक्षा पे एक थीसिस लिख रहा हूं, मुझे इसमें और भी कुछ सुझाव चाहिए, श्रीमान आपसे विनम्र निवेदन है, मैं क्या करूं? तो आपको एक दिशा निर्देश देंगे कि आइए ये सारी पुस्तकें आपके लिए हैं, ये सारे रिसर्चर हैं, ये सारे गाइडलाइन हैं, ये सारे मेंटोर हैं, इनसे मिले, इनको पढ़ें और आप अपनी रिसर्च को और प्रखर बनाएं और बेहतरीन करें। ठीक है, ये सारी की सारी नॉलेज आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मिलेगी। क्लियरिटी है? अब जो कॉलेज लाइब्रेरी है, ये छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों का पाठ्यक्रम, यहाँ पे जो कॉलेज में है, जैसे आप आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, ये सब जो कर रहे हैं, आईएससी कर रहे हैं, आप आई.कॉम कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, तो शिक्षक और कर्मचारियों के पाठ्यक्रम की आवश्यकता, यानी कि क्या, जो ये छात्र है, जो ये शिक्षक है, जो कर्मचारी है, उनके पाठ्यक्रम से रिलेटेड रहता है, ज्यादा हाईली क्वालिफाई नहीं रहेगा। यहाँ जो एकेडमिक लेवल का जो मिडिल एरिया है, उससे सारी संबंधित आपको कॉलेज लाइब्रेरी मिलेगी। जैसे आप कुछ कर रहे हैं, आईएससी कर रहे हैं, तो उससे जितनी भी रिलेटेड पुस्तकें चाहिए वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। जैसे आप मैथ की बुक चाहिए, आपको आर.एस. अग्रवाल है, एम किशोर है, आनंद सर की बुक है, ये सारी की सारी आपको यहां पर मिलेगी। किसमें? ये आपको मिलेगा कॉलेज लाइब्रेरी। फिजिक्स की पुस्तक है, एम करीम की बुक चाहिए आपको, एस.सी. वर्मा की फिजिक्स चाहिए आप, ये सारी की सारी पुस्तकें यहां पर मिल जाएगी। बहुत लोगों को तो पुस्तकें का नॉलेज नहीं है। आप चले जाइए, ये हमारे बिहार का दुर्दशा है, यहाँ शिक्षक को यह मालूम ही नहीं कि मैं विद्यार्थियों क्या पढ़ाऊं। 5 साल 6 साल कहीं तैयारी कराया जाता है, लूटता है यहाँ कोचिंग और शिक्षक। आप जाइए किसी भी शिक्षक से 4 पॉलिटी का बुक पूछ दीजिए, उसके दादा का दम नहीं कि नहीं बता पाएगा, नहीं बताएगा। मैं ये कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं। इवन आप तैयारी कर रहे हैं ना जनरल कंपटीशन का, आप मुझे 4 कोई सब्जेक्ट का पुस्तक बता दीजिए, हिस्ट्री का 4 का बुक बताइए, आप मुझे ज्योग्राफी का 4 बुक बढ़िया बता दीजिए, आप पॉलिटी का मुझे बढ़िया बता दीजिए। बहुत लोग जो है ना लड़ता ढड़ता तो बोलता है हाँ एम लक्ष्मीकांत, डी.डी. बसु, यहां पर आके उसका स्थिति खत्म हो जाता है। उसके आगे उसको बैर एक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं है। बहुत सारी पुस्तकें हैं इसे, उनको जानकारी नहीं है। शिक्षक से आप जाइए, किसी भी शिक्षक से आप जीएस पढ़ रहे हैं, उससे पूछिए कि सर मुझे इस सब्जेक्ट का 4 पुस्तक बताइए, वाइटल, बढ़िया, बीबीआई, जो एकदम बेहतरीन हो, उससे ऊपर कोई पुस्तक। अरे नॉर्मली ही पूछिए ना, नहीं बता, कोई टीचर नहीं बताएगा पटना में, क्योंकि पटना का टीचर का एक ही कहानी है, 1 लाइनर पढ़ाओ और निकल जाओ, फिर आओ अगला बैच दे रहे हैं, अगला बैच में आप सभी लोग एडमिशन लीजिए और मुझे पैसा दीजिए। शिक्षक का मतलब है कि कम चीज पढ़ा के ज्यादा क्वेश्चन आपका टैली होना चाहिए। अगर ये गुण आप में नहीं है तो आप शिक्षक का नाम ले योग्य नहीं है। शिक्षक वही होगा जो पढ़ाने से पहले 10 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा पढ़ेगा। शिक्षक वही है जिस चीज का आप तैयारी करा रहे हैं, डेली बाय डेली उस क्वेश्चन से अवेयर होना चाहिए। जिस सेक्शन का आप पढ़ा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन से आपको अवेयर होना चाहिए। आप जाइए तो पूछिएगा, क्या वो लाइब्रेरी साइंस का मास्टर है ऐसा जो सक्षमता वाला देखा भी होगा क्वेश्चन? नहीं देखा, उसको मालूम नहीं कि सक्षमता में लाइब्रेरी साइंस का भी हुआ है एग्जाम की नहीं हुआ, उसको नहीं मालूम होगा, लेकिन वो लाइब्रेरी साइंस पढ़ा रहा। जो खुद कभी दरोगा नहीं निकाला है, वो पटना में दरोगा निकाल कर दरोगा फैक्ट्री खोल दिया, जीवन में कुछ पास नहीं किया एग्जाम।
जो जीवन में कभी रेलवे को एग्जाम नहीं निकाला वो रेलवे का मास्टर बना हुआ। तो ये विडंबना है इस बिहार। आप लोगों से तो मैं यही कहूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों सबसे, किसी पे भी कभी कोई भरोसा नहीं कीजिए, विश्वास नहीं कीजिए। बिहार सबसे घटिया जगह है एजुकेशन के मामले में। आप खुद जो सेल्फ तैयारी कीजिएगा, सेल्फ नोट्स बनाइएगा, वही आपका सबसे बड़ा पूंजी है, वही आपको नौकरी दिलाएगा। दूसरा कुछ आपको नौकरी नहीं दिला सकता। एक शिक्षक एक वे है, एक माध्यम है, एक तरीका है, आपको बता देगा कि ये ऐसे कर लीजिए, आपके बदला वो कुछ नहीं करेगा, सब चीज आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था कॉलेज में। अब आइए ये स्कूल में। इनका उद्देश्य नए पाठकों के विकास करना और पढ़ने की क्षमता आदत को विकसित करना है। ये विद्यार्थियों की आयु और मानसिकता स्तर के आधार पर उनकी रुचि से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते। क्या मैंने यह बात नहीं बताई आपको? पहले यह बात हो चुकी है हम लोगों की। अब देखिए, सार्वजनिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी जो है, सार्वजनिक पुस्तकालय एक लोकतांत्रिक पुस्तकालय है। जितने भी दुनिया में देश है सबका एक अपना सार्वजनिक लाइब्रेरी जरूर होगा, वहां कुछ ना कुछ होगा ही। और ये सब ऐसे नहीं बनता है। हमारे यहाँ जितने भी एकेडमिक क्षेत्र के लाइब्रेरी है, एकेडमिक है, पब्लिक लाइब्रेरी है, आपको मालूम है कि एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए पैसा कौन देता है? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए पैसा कौन देता है? कौन इस बॉडी को ऑर्गेनाइज करता है? बताइए आप लोग, ऑनलाइन वाले भी लोग बताइए हो, किसके लिए यूजीसी पैसा देता है? एकेडमिक के लिए यूजीसी, पब्लिक के लिए गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट नहीं है क्या, चोर है? हाँ रहता है, होता है। वो जब कमेटी सब पढ़िएगा, कोठारी आयोग जब पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कितना पैसा देना। बताइए आप लोग, पब्लिक लाइब्रेरी कौन है? तो ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए RRLF ये देता है पैसा। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन देता है पैसा। लेकिन जो एकेडमिक सेक्शन में कौन लाते हैं हम लोग? स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसके लिए जो पैसा देगा ये देगा यूजीसी देगा पैसा। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी के लिए जो पैसा देगा RRLF देगा पैसा। ठीक है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय एक लोकतांत्रिक संस्था है जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलाई जाती है। इसे पीपुल्स यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इसकी सेवाएं सभी को समान पहुंचने के आधार पर प्रदान की जाती है, चाहे उनकी आयु, जाति, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पब्लिक लाइब्रेरी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कक्षा 5 का बच्चा है, कक्षा 10 का स्टूडेंट है, वो नहीं जाएगा, या कोई SC ST है, कोई OBC है, वो वहां नहीं पढ़ने जाएगा, या कोई वहां पे मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उस पे आप उसको भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि आप जितनी भी समाज में बुराइयां को देख रहे हैं, उस सब चीज को दरकिनार करके आपको यहां पर इसको फॉलो करना है। किसको? लाइब्रेरी, जो पब्लिक लाइब्रेरी है। यहां पे सारी बैरियर, बाधाएं खत्म हो जाती। क्लियरिटी है ना इस बात? तो ये उसको हम लोग बोलते हैं जो सार्वजनिक पुस्तकालय है। अब देखिए कि ये जो इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सभी के लिए पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी फॉर ऑल। तो इसका बात तो पहले वही बात है कि आप सभी जाति, धर्म, समुदाय के लिए खोल दिए। अच्छा एक चीज बताइएगा,
जैसे हम लोगों का देश धर्मनिरपेक्ष है, वैसे और कोई दुनिया में धर्मनिरपेक्ष देश है? दुनिया में कोई और धर्मनिरपेक्ष देश है? नहीं है। किस चीज का तैयारी करते हैं? ऐसा सीखो। आप लोग किसी का तैयारी करते हैं? रेलवे, कुछ का तैयारी करते हैं आप? अरे आप तो बहुत चीज का तैयारी करती हैं, बोलती नहीं है। देखिए, एक मुस्लिम कंट्री है जिसका नाम है तुर्की। ये पाकिस्तान का बाप है, सपोर्टर है एकदम। जो कहेगा वही पाकिस्तान का। जब देख रहे हैं तुर्की को हम लोग, वहां भूकंप आया था, हम लोग खाने पीने के लिए दवाई बीरो सब भेज, अब वही हम लोग के खिलाफ ड्रोन भेज दिया। समझ रहे हैं? हिजरा कभी बाप नहीं बन सकता है। और ये जो है ना, पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, ये सब कभी सुधर नहीं सकते। इन लोगों में ये गुण है। तो तुर्की जो है दुनिया में पहला मुस्लिम कंट्री है जो धर्मनिरपेक्ष को मानता है। कहने के लिए लिखा हुआ है, बात मानता उनता नहीं, लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप 5 वक्त का नमाज पढ़ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप क्रिश्चियन हैं, आप चर्च जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप हिंदू हैं, मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। यानी कि आप किसी भी समुदाय के, जाति, धर्म के हैं, लिंग के हैं, वो आपका हर एक चीज को, हर एक बैरियर को समाप्त करके लाइब्रेरी को खोलता है, ऑल आदमी के लिए करता है। हालांकि ये भारत जैसे देश में लिखना कोई जरूरी नहीं है। भारत में कैसा भेदभाव? क्या लगता है कि भारत में जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें हर एक धर्म समुदाय के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। यहाँ किसी को किसी भी जगह पर रोक ठोक नहीं है। कौन? लेकिन यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मुस्लिम समुदाय का स्कूल नहीं होना चाहिए, वो क्रिश्चियन का स्कूल नहीं होना चाहिए। आप हिंदू हैं लेकिन क्रिश्चियन स्कूल में जाइएगा, एडमिशन लेना आपको बहुत दिक्कत होगा। वो डायरेक्ट आएगा कि हमारी जाति का है, वो आपको आरक्षण देगा। लेकिन आप चले जाइए हिंदू का कोई भी, आप भारत सरकार के द्वारा जो संचालित स्कूल है, कोई भी स्कूल कॉलेज में जाइए, आप किसी भी समुदाय के हैं, जाति के, धर्म के हैं, डजंट मैटर, मैटर करता ही नहीं। आप आइए, एडमिशन लीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप एक अच्छे समाज का निर्माण कीजिए, आप एक अच्छा व्यक्तित्व यहां से लेकर जाइए। ये निर्माण करता है जो भारत सरकार के तहत चलती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, जैसे बताइए। अरे फिर वही हम बोल दिए हैं तो आप क्या है ले रहे हैं? उसके उसका तो है ही, कंडीशन ही उसका। वो आपका एडमिशन नहीं लेगा, लेकिन क्या लगता है बीएचयू नहीं लेगा, गुरु नानक नहीं लेगा, स्वामी विवेकानंद का नहीं लेता है? लेता है, ये सब लेता है, वो नहीं लेता। ये यहाँ ट्रेडिशन है थोड़ा सा, जो इस बैरियर को समाप्त कर देना चाहिए। ये 21वीं सदी है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करके, जात विवाद करके, भेद मत भेद करके आगे नहीं बढ़ सकते। लोग कहाँ चला गया है? चाइना को देखिए, अमेरिका को देखिए, कहा है हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम सिर्फ होता है। क्या है ये कुछ है नहीं। आप देखते हैं कि जितने भी हिंदू हैं, क्या लगता है सभी एपीजे अब्दुल कलाम को अपने दिल में नहीं संजोए हुए? सभी संजोए हुए हैं। हाँ, कुछ लोग हैं गलत, कुछ लोग हैं सही भी, लेकिन 21वीं सदी में यह डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं चलेगा। आगे आइए, देखिए इसमें क्या है। निशुल्क पुस्तकालय, फ्री लाइब्रेरी, या घर पर पढ़ाने के लिए पुस्तकालय या पुस्तकों का निशुल्क ऋण प्रदान करता है। एक चीज आप जब जाइएगा, मैनेजमेंट जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा लाइब्रेरी लोन। मान लीजिए कि आप जब लाइब्रेरियन बनिएगा तो आपसे कोई बच्चा कुछ मांगने का, सर मुझे ये पुस्तक चाहिए, तो आपके पास नहीं रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा? आप दूसरे लाइब्रेरी से लेकर के उसको दीजिएगा, उसको ई प्रिंट से दीजिएगा, उसको फोटो कॉपी दीजिएगा। हाँ, फोटो कॉपी का पैसा लीजिए, ये सारा अवेलेबल कराइएगा। उसके बाद है सार्वजनिक निधानियों से
संचालित, मेंटेन बाय पब्लिक फंड से इसे लाइब्रेरी सेस, लाइब्रेरी सेस का मतलब समझते हैं? कुछ ही लाइब्रेरी जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, मद्रास है, इस समय क्या लाइब्रेरी सेस लगता है। पंजाब है, यानी कि लाइब्रेरी सेस टैक्स लगता है, और अन्य में नहीं लगता है। सार्वजनिक निधानियों द्वारा बनाए जाते हैं। गैर औपचारिक शिक्षा समर्थन करता है। जो गैर औपचारिक माने क्या, अगर आप बुजुर्ग हैं हमारे समाज के अनपढ़ भी हैं, तो आपको क्या करेगा, एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक बना देगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक में बता, 4 व्यक्ति है और उसमें उसकी एक माँ है, उसकी एक पत्नी है, और वो व्यक्ति स्वयं है, और एक उसका दोस्त है। मैं एक नुक्कड़ नाटक जो मैं किया था वो मैं आपको बता, वो व्यक्ति अपनी मेहरिया से, अपनी पत्नी से शादी करके बाहर चला गया। अब उसका पत्र आता है, लिखता है कि प्रिय मेरी धर्म पत्नी फलाना चिलाना, जो उसके मन में बात है अपनी पत्नी से बोल रहा है। अब उसकी मां को वो पत्र नहीं पढ़ने आ रहा, नहीं उसकी पत्नी शिक्षित है, वो जो लड़का है उसके दोस्त को आता है पढ़ने, और वो उसकी पत्नी उसके दोस्त के पास चली गई, बोली कि जरा सा देखिए आपके मित्र का पत्र आया, इसे पढ़ दीजिए। अब उसकी मां सोचने लगी कि मेरी जो बहू रानी है उससे उसका गलत संबंध है, तरह तरह की बातें उस पर उगलने लगी। दैट मीन्स क्या है, शिक्षा का कमी है। तो सरकार समाज के इन वर्गों को लोग के बारे में सोच रहा है कि नहीं आइए, मैं आपको पब्लिक लाइब्रेरी के तहत आपको शिक्षा दूंगा। आप जब देखिएगा प्रौढ़ शिक्षा बिहार में चला, जानते हैं कि नहीं आप लोग प्रौढ़ शिक्षा? आप लोग का जन्म कहाँ हुआ, बिहार के? हम लोग दूसरी जगह के, बिहार के है ना, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जानते हैं। रात में जो गांव के कुछ जो शिक्षित लोग थे उनको पुस्तकें कॉपी स्लेट दिया जाता था, और बोला था कि 15 लोगों को आपको लेना है, ऐसे 15 लोगों को लेना है जिनकी उम्र 35 वर्ष प्लस है, महिला और पुरुष कोई भी, उसे आप लीजिए, और रात में 2 घंटा उनको क ख ग घ ABCD य र ल व आ आई काका की बताइए, अक्षर लिखना, हस्ताक्षर करना, पढ़ना लिखना उनको बताइए। ये प्रौढ़ शिक्षा में ये सब चला, ये सब इसी सब का देन है। साक्षरता मिशन का ही था, उसमें VT आया था, वॉलंटियर टीचर, उसका ट्रेनिंग मैं भी लिया। ठीक है, तो ये सब चीज उसके बैरियर है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को जब देखते हैं हमारा तो लगता है ऐसा कि किस दुनिया के हैं आप लोग, कुछ लगता है कि जन्मे नहीं करते। क्या बोल रही है? लाइब्रेरी सेस, जैसे कि आप देखते रहिएगा कि टैक्स लगता है। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब पढ़ी होंगी तो आपको मालूम चला होगा कि लाइब्रेरी का इतना पैसा दो, जब आपका रसीद कटा होगा तो लाइब्रेरी के लिए इतना पैसा दिए होंगे। अब जो बच्चों से जो लाइब्रेरी के बारे में पैसा कलेक्ट कर लिया है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसी को सेस बोलते हैं। और ये सेस, ये टैक्स जो है 4-5 में ही लगता है, जिसमें आपको पंजाब है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, इन्हीं जगहों के लाइब्रेरियों पे सेस लगता है, और अदर कहीं नहीं लगता है टैक्स। ठीक है, आगे चलते हम लोग। स्पेशल लाइब्रेरी, एक विशेष पुस्तकालय किसी संगठन सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह विभिन्न प्रकार के संगठन में पाए जाते हैं, जैसे सरकार की विभाग, अस्पताल में बताया था आपको कि जो एम्स दिल्ली है उसका जो लाइब्रेरी होगा उसमें आएगा। फिर अनुसंधान संगठन, रिसर्चर के लिए, कानूनी प्रतिष्ठान, कारखानों, कानूनी प्रतिष्ठान, जैसे कोई अगर व्यक्ति जेल गया है तब उससे पूछिए, जेल में भी लाइब्रेरी है जेलवासियों के लिए, जो वहां रहते हैं उनको पढ़ने का। ऐसा नहीं है, आप सुने होंगे कि आए दिन कोई बच्चा है जेल से ही BPSC UPSC LLB की पढ़ाई करा के कैसे करे किया, क्योंकि वहां भी शिक्षा की व्यवस्था है। अब है संग्रहालयों में, आप जाइए गांधी संग्रहालय,
बहुत सारी पुस्तकें वहां पर रखी, आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकालय अपने संग्रह, उपयोगकर्ताओं और सेवाओं में विशेष है। समझ रहे हैं? यानी कि ये जो रिसर्चर, अनुसंधान प्रतिष्ठान, कानूनी शिक्षा व्यवस्था से, कारखानों से, ये सब, जैसे मान लीजिए कि अभी L&T, जो बिहार में जितना जो मेट्रो का काम चल रहा है, L&T का है ना, लार्सन एंड टिब्रो कंपनी है, वही कर रही है। तो क्या लगता है वो नहीं बनाएगा? वही बनाएगा। वो देखेगा, वो अपने पुस्तकालय में क्या कौन सा नियम है, क्या 14 वर्ष से बच्चों को काम कराना है, वहां पर उसका लॉ, नियम कानून का पुस्तक रखा होगा, किस समय किसको कौन सा सेफ्टी की देना है। आप देखते होइएगा कि जो DMRC में या अभी L&T में जो लोग काम कर रहे हैं पटना मेट्रो में, सबका टोपी अलग अलग होगा, किसी का पीला होगा, किसी का व्हाइट होगा, किसी का ग्रीन। जानते हैं सबका मीनिंग क्या? सब कर्मचारी के लेवल में बांटा गया है। जो 4th स्टेज का है, इधर से उधर रख लिया सामान, उसका एक अलग टोपी होगा, अलग जर्सी होगा। जो हाई लेवल का उसका अलग होगा। जैसे आप जाइएगा पढ़िएगा, व्हाइट कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, ये सब जानते हैं कि नहीं आप लोग? तो ये सारी की सारी वहां पे है। उसके बाद है करंट अवेयरनेस सर्विस, कास। जो नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है, उन सब चीज को एडॉप्ट करना। जैसे मैं एक दिन बताया था कि जो दिल्ली एम्स है, जून वल्नराइटिस के बारे में बताया था। जैसे आप जानते हैं सिफिलिस, गनोरिया या जून वल्नराइटिस, अगर किसी महिला से आपका शारीरिक संबंध बनता है और उस महिला का शारीरिक संबंध और भी कई पुरुष से होगा, तो वो जो इंटरकोस्ट आप किए, उस दरमियान आपको रोग हो जाएगा, पीलिया का, सिफिलिस का, जून वल्नराइटिस का। उसमें आपके पेनिस से छोटा छोटा मवाद गिरेगा। तो ये सारी की सारी जानकारी कहां मिलेगी? एक स्पेशल लाइब्रेरी में मिलेगा जो मेडिकल से संबंधित होगा। जब आप आइएगा सीसी पढ़ने तो आपको लगेगा कि मेडिकल का क्लास नंबर क्या है, तो मेडिकल का क्लास नंबर होता है L। तो इन सारी जानकारियों के बारे में कैसे मालूम चलेगा? तो कास्ट से ही मालूम चलेगा। करंट अवेयरनेस सर्विस, जैसे नया कौन सा सोर्सेज हुआ, कौन सा खोज हुआ है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सारी की सारी जानकारी वहां से मिलेगा। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, SDI, हम इसी विभाग में थे, DRDO में एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में रहते थे। यहां पे था कि जर्मन से, रसिया से, ब्रिटेन से, फ्रांस से जो नया नया इंफॉर्मेशन आया, नया नया खोज हुआ है, आप यहाँ के आप अपने वैज्ञानिक को बताइए कि यहाँ से एक नया अभी रिसर्च हुआ है, नया खोज हुआ है, ये है, इसके लिए जो आप लोगों के बीच 50 या 100 साल वर्ष के बाद आएगा, वो खबर वहां उस समय रहता है। तो ये सब चीज बताना है। फिर जैसे सेवाएं बहुत है आम, जैसे इसरो लाइब्रेरी कॉन्सर्टिया का नाम से अंतरिक्ष ज्ञान देता है। इसरो कहाँ है? वो कौन सी का तैयारी किया हम लोग कर रहे हैं? रेलवे का तैयारी किए हो? इसरो बेंगलोर में है। इसरो की स्थापना कब हुई है? कौन चीज का तैयारी की है आप भी लोग जानिएगा। CISF की तैयारी, CISF की स्थापना कब हुई है? इसी में हुआ। DRDO की स्थापना कब हुई है? 1958 में हुआ है। और इसी समय नासा का भी स्थापना होता है। महाराज जब आप लोग को ये नहीं आता था, किसी दिन हम ज्योग्राफी पूछ दे, पॉलिटिक्स पूछ दे, तो आप धरे के धरे रह जाए। क्या पढ़े आप लोग? पढ़िए, टाइम पास नहीं कीजिए पटना में। माँ बाप जो पैसा दे रहे हैं उसका यूटिलाइज हुआ सही वे में। स्पेशल लाइब्रेरी, अब इसकी विशेषता है स्पेशल लाइब्रेरी का कि रिस्पॉन्सिबल होगा, ये जितना भी इंफॉर्मेशन नीड्स की बात करता है, ऑर्गेनाइज की बात करता है, ये लीगल ऑर्गेनाइज की बात करता है, ये सारी की सारी, या SDI की बात कर रहा है, जितना चाहिए भी हम दुखे, उसी का ये इंग्लिश मीनिंग आपको बता रहा है। जितना भी मैं हिंदी देखा हूं, ये सारे के सारे चीज उसी का इंग्लिश रूपांतरण। ओके, अब देखिए विकलांग के, देहरादून में एक विकलांग के लिए लाइब्रेरी है, डिजेबल लाइब्रेरी है विकलांगों के लिए, ठीक है।
दृष्टिबाधित पुस्तकालय, विजुअल हैंडीकैप लाइब्रेरी दृष्टिबाधित के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय है। इसकी स्थापना 1963 में देहरादून 1963 में हुई थी, जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए अच्छी सेवा प्रदान करती है। यानी कि कोई बच्चा है वो बचपन से दृष्टिबाधित, उसके लिए ब्रेल लिपि चलेगा। वो क्या है कि ऐसे ऐसे देखिएगा ना तो उसका स्लेट ऐसा रहता है, इसमें खांचा बनाया है और इस खांचा को ऐसे ऐसे बता देगा कि यहाँ पे ये है, वहां पर। आप जब मोबाइल देखिएगा तो यहाँ पे एक असिस्टेंट है जिसको देख रहे हैं आप, हम ऐसे कर दिए तो ये दूसरा मोड में चला गया। अब इस पे हम कुछ लिखेंगे, हम बोलेंगे ऐसे ओके गूगल, ओके गूगल, तो ये कुछ इनपुट देगा। अब देखिए ये इनपुट आ गया इसका, अब आ गया यहाँ पे। अब मैं इसे पूछूंगा कि राजधानी कोचिंग कहाँ है, राजधानी कोचिंग कहाँ है, तो ये आपको बताएगा कि फलाने चिलाने जगह है। इससे पूछेंगे पटना यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आपको बताएगा कि ये यहाँ पर, खुद से बोल के बताएगा। यहाँ पर नेट कनेक्टिविटी उतना बेहतरीन नहीं है। राजधानी कोचिंग कहाँ है, पटना यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये ले नहीं रहा है, नहीं तो डायरेक्ट ये सब चीज बताता। ये यहां पर होता है, ये यहां पर होता है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विकलांगों के लिए पुस्तकालय जो है श्रवण बाधित। अच्छा एक चीज बताइएगा, सुलेख और श्रुति लेख में क्या अंतर है? वेरी गुड। सुलेख का मतलब, श्रुति लेख मतलब, श्रुति लेख का मतलब सुन के लिखना, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रुति लेख। तो यहां पर जो श्रवण बाधित है, इसका एक उदाहरण मुंबई में एक लाइब्रेरी है जो स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। आपसे पूछेगा कि श्रवण बाधितों के लिए, जैसे कि जो आंख से नहीं देख सकते थे, उनके लिए 1963 में लाइब्रेरी बना, कहां था? देहरादून में था। अब है जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए जो लाइब्रेरी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, ये कहां है? तो आपको कहना कि ये मुंबई में। मानसिक रूप से विकलांग पुस्तकालय, मेंटली हैंडीकैप्ड लाइब्रेरी, ये पुस्तकालय मानसिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। सबके लिए अलग लाइब्रेरी बना है, सबके लिए बना हुआ है। अच्छा आप नहीं देखते कि आपका जो घर जहां पे होगा वहां पर कुछ अंधे टीचर भी जाते हैं पढ़ाने, तुम लोग को उस ढंग का शिक्षा दिए जाते, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय पुस्तकालय और अवलोकन और इतिहास की दृष्टि से, कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, हो गया। हालांकि ये जो आज इसमें ये जो टॉपिक दिया हुआ है नेशनल लाइब्रेरी, ये कुछ खास नहीं दिया हुआ है। एक दिन हम खुद से अपना एक टॉपिक रखूंगा और आपको नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। इसमें मेरा कुछ खास अपना रिसर्च ही है, एक अलग ढंग का है, मैं बेहतरीन ढंग से एक दिन बताऊंगा आपको। हालांकि 50% यहाँ पर बातें मिल जाएंगी। राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में, राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्देश्य राष्ट्र में उपलब्ध ज्ञान को संरक्षित करना। प्रत्येक राष्ट्र में एक अपना राष्ट्रीय पुस्तकालय है। जैसे भारत का तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कैलकाटा में, आप अमेरिका का चले जाइए तो वहां का नेशनल लाइब्रेरी कांग्रेस है, आप जापान में चले जाइएगा तो वहां का डाइट लाइब्रेरी है, ठीक है। यह पुस्तकालय देश में प्रकाशित मुद्रित सामग्री को एकत्रित करने और प्रसारित करने के लिए और संरक्षित करने का कार्य करता है। यानी कि नेशनल लाइब्रेरी जो है देश में जितने, जैसे कि आपको हम जो बता रहे थे डिलीवरी बुक एक्ट 1954,
वो इसीलिए बना था कि जितने भी बड़े से पब्लिकेशन हैं वो जो बुक छापती है उसका एक एक प्रति वो चारे डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजना अनिवार्य है, तब उस सबका संरक्षित होता है। भारत का पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कोलकाता के अलीपुर में स्थित है। ये बेल्वेडियर एस्टेट में अवस्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा इसको। ये बेल्वेडियर कलकत्ता में एस्टेट, ये कैलकाटा में। ठीक है, यह मात्र एक सार्वजनिक रिकॉर्ड के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय। ठीक है, और मैं एक चीज थोड़ा बहुत बता ही दूं, दूसरे दिन मैं क्यों बताऊं, जान ही लीजिए आप लोग थोड़ा सा, कि जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, तो पानी दीजिए। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये पहले सीपीएल के नाम से जाना, सीपीएल, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। जब आप पुस्तकालय के दुनिया में जाइएगा तो आपको मालूम चलेगा कि पुस्तकालय क्यों बना, पुस्तकालय की आन क्यों पड़ गई। क्योंकि मैं कल ही बताया था कि लॉर्ड विलियम बेटिक साहब 1834-35 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना रहे हैं, और ये जो सीपीएल है इसकी स्थापना 1836 ईस्वी में होता है, और इसकी स्थापना लॉर्ड मेडकॉफ साहब, लॉर्ड मेडकॉफ साहब करते हैं। कौन करते हैं? लॉर्ड मेडकॉफ साहब इसकी स्थापना कर रहे हैं, और ये सीपीएल के नाम से कर रहे हैं। अब ये जो लॉर्ड मेडकॉफ साहब इसकी स्थापना कर रहे हैं, इसकी स्थापना करके जा रहे हैं, तो क्या ऐसे ही चलेगा? अब 1902 में विश्वविद्यालय आयोग आएगा, 1904 में उसकी स्थापना हो जाएगी। जब विश्वविद्यालय लगा रहे हैं तो लाइब्रेरी का तो जरूरत पड़ेगा। तो जब लाइब्रेरी की जरूरत पड़ी तो देखा गया कि 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई, और ये इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और इन लोगों को मालूम चल गया था कि भारत में इतनी सारी पुस्तकें हैं, बहुत बेहतरीन नॉलेज वाले व्यक्ति है, उन सबको संरक्षित करके अपना शासन प्रशासन चलाऊंगा। क्योंकि उस समय ये जो लाइब्रेरी है इस समय पुस्तकें स्टैक में बंधी होती थी जंजीर से। अगर आपको पढ़ना है तो ये जंजीर इतनी बड़ी लगी होती थी, यहाँ पर स्टैक पे लेके आइए और फिर पढ़ के यहाँ पर आप रख देते। कलकत्ता में ही है इंपीरियल लाइब्रेरी। आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूँ कि इंपीरियल का मतलब होता क्या है? इसे वो डंडा काहे रखते हैं? हाँ वो रखिए, 2 ही 3 है, एक ही बचे, मार के भगा देंगे। इंपीरियल का मतलब बताइए। हाँ, कुछ रॉयल नहीं, रॉयल ही है ये। इंपीरियल का मतलब होता है साम्राज्य, राजा महाराजा। ये राजा महाराजाओं के लिए लाइब्रेरी था, हम चोर चोटा के लिए नहीं था, भारत के देशवासियों के लिए नहीं था। ये तो झूठ फूस का नाम दे दिया कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, झूठ फूस का नाम, इंपीरियल नाम दे दिया। इसमें तो राजा महाराजा, भारत राजा, वो तो और नहीं पढ़ता था, उसको तो मांस मदिरा शयन कक्ष में नित्य नई महिलाएं चाहिए, उसको कहां टाइम था? वो तो अंग्रेज को चाहिए
कि मुझे इन लोगों पे कैसे शासन करना है। अंग्रेज छोटा मोटा आदमी नहीं था, बुद्धिमान था वो। चाइना में वो चाय का खेती करने गया, चाय में सबको अफीम पिला दिया, अपना आदि बना लिया, अफीम का युद्ध करवा दिया वो। भारत आया तो भारत में लोगों को दारू सिगरेट का आदत, वेस्टर्न कल्चर का आदत दे दिया। आज देखिए अपने समाज में, ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन है हमारे समाज में, आज हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो समझती है कि वेस्टर्न का जो कल्चर है उसके वस्त्र को फॉलो करना बहुत हम आगे डेवलप हो गए। आप डेवलप नहीं हो रहे हैं। आप वेस्टर्न कल्चर को अपनाने का मतलब है कि उसके शिक्षा, उसके टेक्नोलॉजी के, उसके विज्ञान अनुसंधान को अपनाइए, तब ना आप आगे बढ़िएगा। उसके कपड़ा को, उसके पहनावा को अपना लीजिएगा तो आप बड़े हो गए। नहीं, आप पीछे जा रहे हैं। आप जाइए रसिया का, ब्रिटेन की महिलाएं आती है ना स्कर्ट टेम्पल में, उसका पहनावा और आप देखते हैं। तो भारत का जो अपना सिविलाइजेशन एंड कल्चर था वो छोड़ रहा है और दूसरे का अडॉप्ट कर रहा है, और वो लोग जो है वो छोड़ रहे हैं, हमारा अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ ये काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन, और इस सब चीज का फायदा ये लोग खूब उठाए। अब ये जो इंपीरियल लाइब्रेरी है, लॉर्ड कर्जन साहब 1902 ईस्वी में आम आदमी के लिए खोल देंगे, नाम के लिए। हालांकि 1902 में खोलेंगे नहीं, 1902 में एक लाइब्रेरी अधिनियम आएगा, एक्ट आएगा, जिसे सीपीएल को और इंपीरियल को मर्ज कर दिया जाए 1902 में। ये तो खास तौर से 1903 ईस्वी में ये एक्ट, ये एक अपना कानून, एक फैसला लेंगे कि चलो आम आदमी के लिए भी लाइब्रेरी खोल दिया जाए, लेकिन फिर भी खोलेंगे नहीं। अब ये लाइब्रेरी की दुनिया में जब आप आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा कि सबसे पहले भारतीय जो इंपीरियल के लाइब्रेरियन बनेंगे उनका नाम है हरिनाथ दे। हरिनाथ दे ये पहले भारतीय लाइब्रेरियन बनेंगे। जब आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा दिनों तक और सबसे पहले मुस्लिम कौन लाइब्रेरियन बने, तो उनका नाम था असदुल्ला खान। असदुल्ला खान ये पहले मुस्लिम भारतीय इंपीरियल के लाइब्रेरियन बने, असदुल्ला खान। फिर जब इससे आप आगे बढ़िएगा तो हमारा देश आजाद होने के कगार पे है, क्योंकि अब जो देश आजाद हो जाएगा 1947 के बाद, ये चले जाएगा पाकिस्तान, तो भारत देश आजाद हो जाएगा और ये सीपीएल, ये इंपीरियल दोनों मर्ज होकर के सन 1948 ईस्वी में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। जिसके पहले लाइब्रेरियन बनेंगे उनका नाम है BS केशवंत साहब। वो व्यक्ति जो माने जाते हैं फादर ऑफ INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के फादर माने कौन? BS केशवंत। BS केशवंत साहब ये फादर है INB के, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के, और ये पहले जो भारत की आजादी के बाद नेशनल लाइब्रेरी के पहले अध्यक्ष बने, लाइब्रेरियन बने। अब इसके बाद बहुत सारे लोग बनेंगे, ठीक है, और आएंगे। अभी वर्तमान में अजय प्रताप सिंह है नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन। अगर आपको इसको चेक करना है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी,
हाँ हाँ हाँ, वही बनता है। यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ अभी? हाँ हाँ, ये नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता का साइड खुल गया। ये अगर आपको अभी तो थोड़ा सा यहाँ है ही नहीं, बच्चे हैं नहीं, नहीं तो मैं जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी बताऊंगा, उसका एक ओरिजिनल साइड आपको बता दूंगी, मैं कहाँ से लिया हूँ, सारा इंफॉर्मेशन वो बता दूंगा। जैसे अभी हम नेशनल लाइब्रेरी की बात करें, तो ये नेशनल लाइब्रेरी का मेन साइड है, ये आपका नेशनल लाइब्रेरी है। इसके बारे में देखिए, इसके बारे में अबाउट्स, अगर आपको जानना है इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो मैं अभी जो बताया हूँ ये सारा का सारा हिस्ट्री आपके यहाँ पे खुलेगा। थोड़ा सा नेट के आगे स्लो है, खुल जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये नेशनल लाइब्रेरी, यही कलकत्ता वाला, ये जो आप देख रहे हैं इंटरफेस यहाँ पे। और ये रहे अभी आपके डायरेक्टर जनरल साहब अजय प्रताप सिंह जी, ये वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैं थोड़ा सा स्किप किया हूं कुछ मैटर को, ठीक है, लेकिन जो आपको भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वह मैं बताया हूँ। अभी ये खुल नहीं रहा है, नहीं तो खुलता तो यहाँ पे आप सारा, हालांकि अभी खुल नहीं रहा है, लेकिन आप अपने रूम पे जाकर के देखिएगा कि जो वहां बताया गया सही है कि गलत है। इस चीज को तो आप लोग नोट कर लीजिए कि प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल कौन है, तो अजय प्रताप सिंह है। ठीक है, यही है लाइब्रेरी आपका, नेशनल लाइब्रेरी। देखिए खुला ना। अब देखिए, मैं सीपीएल के बारे में बताया पहले, यही सीपीएल जाकर के इंपीरियल बनता है। ठीक है, ये सारी कहानी आपको देखने को, मैं ये भी बताऊंगा कि ये सीपीएल जो है ना, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1836 में, बताया ना आपको। मैं इंपीरियल के बारे में बताया था, तो आपको 1800, ये मैं जो भी जानकारियां आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं किसी साइट से, ऑथेंटिक साइट से, ऑथेंटिक सोर्सेज से लेकर के ही आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि हाँ ये अगर हम बहुत बड़ा जानकार रहते तो बगल में पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते। मैं कहीं ना कहीं से कोई सोर्सेज है, लेकिन जो भी सोर्सेज अब देता हूँ ऑथेंटिक सोर्स देता हूँ। तो ये आप देख लीजिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948, देख रहे हैं ना, अजय प्रताप सिंह है। ठीक है ना, ये 22 से अभी तक है, ये याद रखिएगा। तो आप लोगों ने ये देखा, अब हम लोग चलते हैं, बहरहाल अपने सिलेबस पे आ रहा है। ट्रक के माल टेम्पो में डाल दे, सब आज सीख लीजिएगा। पैसा दे दिए, एडमिशन हो गया है, पैसा देवे नहीं किया तो कैसे सब बात बता देते हैं? एडमिशन आप लोग ले लिए हैं? हाँ, नहीं लिए, फ्री में सब बात बता दिए, ट्रक का माल टेम्पो में डाल दिए, इतना ही चीज बता दी, वही काफी है। चलते आगे बढ़ते हैं, हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, फ्री में ज्यादा नहीं लीजिए। एडमिशन लीजिएगा तो आइएगा और बताया जाएगा, हमको तो मालूम ही नहीं था, तो झूठ पूछ कर देते जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, आइए, बहरहाल कोई बात नहीं है, किसी दिन इस पे हम बढ़िया ढंग से विस्तृत रूप से बात करेंगे। अभी जो बता रहा हूं ये सारी बात ऑथेंटिक ही है। राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत सरकार जो है, ये संस्कृति मंत्रालय आपसे पूछेगा कि जितना भी जो राष्ट्रीय लेवल का जो लाइब्रेरी है, ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि ये किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है, और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 62 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 7वीं अनुसूची, अरे 7वीं शेड्यूल नहीं है, इसमें संघ सूची, संवर्ती सूची है, राज्य सूची है, उसी में इसकी चर्चा है। और ये अनुच्छेद है 62। अब आइए आगे। 21 मार्च 1836 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना हुआ था, यह मैं बताया आपको। यह एक सरकारी संस्था नहीं है, जिसकी स्थापना श्री जे एच एस्टॉक केलकर ने की थी। इसके पहले मालिक
जो थे वो द्वारकानाथ टैगोर थे। किसके, यानी कि ये जो महल जिससे बन रहा है ना सीपीएल, उसके मालिक है ये। इंपीरियल 1891 में बना है। सर आशुतोष मुखर्जी जी को इंपीरियल लाइब्रेरी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पुस्तकालय का विलय जो है, मर्ज हो रहा है। मैं बताया था कि सीपीएल और इंपीरियल 1902 में मर्ज हुआ है। भारतीय गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कर्जन साहब थे। उन्होंने 30 जनवरी 1903 को कलकत्ता में जो लाइब्रेरी था, और इसके जो संस्थापक थे लॉर्ड मेटकॉफ साहब, हॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दी। ठीक है, क्योंकि मैं सारी बात चर्चा कर चुका हूं, आप लोगों को यहाँ पर क्लियरिटी जाना चाहिए। फिर 1948 में जो भी पूछी है मोहतरमा कि ये लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई। इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम परिवर्तित कर दिया गया था। अधिनियम था 1948 का अधिनियम, उसके तहत इंपीरियल का नाम जाकर के नेशनल लाइब्रेरी कर दिया गया। इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया था, और सभी संग्रह को एक्सप्लेन से वर्तमान जो था बेल्वेडियर एस्टेट, ये बेल्वेडियर एस्टेट कहाँ है, कलकत्ता में है, वहां इसको हस्तांतरित कर दिया गया। ये झूठ कुछ की कहानी में पहले बता चुका हूं कि ये सारा का सारा कहाँ है, कलकत्ता में ही है। सीपीएल को परिवर्तित करके इंपीरियल, और इंपीरियल को परिवर्तित करके 1948 के अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत उसको क्या बना दिया, नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया। फिर 1 फरवरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस समय भारत के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी रहेंगे। उन्होंने 1 फरवरी 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुस्तकालय को आम जनता के लिए खोली। तो ये जो खुला है सच में आम जनता के लिए खुलता, ठीक है। और BS केशवन को राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहला लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था, ये भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका हूं। अब देखिए निदेशक और लाइब्रेरियन की सूची है, जो मैं थोड़ा बहुत बताया हूं वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, और ये इसलिए लिख दी जाती है कि काफी क्लास इम्फैटिक लगे और आप लोगों के पास ये नोट पहुंच जाए। तो पहले लाइब्रेरियन 1901 से 1907 तक जॉन मैकफार्लेन। आपसे पूछा जाएगा कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी थे उसके पहले लाइब्रेरियन कौन बने हैं, तो जॉन मैकफार्लेन साहब बने, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा लाइब्रेरियन 1907 से 1911 तक हम बताए थे कि पहले भारतीय लाइब्रेरियन कौन बने हैं, तो श्री हरिनाथ देव पहले भारतीय लाइब्रेरियन बने हैं। चौथे लाइब्रेरियन के रूप में आएंगे KM असदुल्ला, मुस्लिम के रूप में। और फिर आएंगे ये 5वें लाइब्रेरियन के रूप में, उनका नाम है BS केशवन साहब, जो मैं बताया आपको। इनका टेन्योर 1948 से लेकर के 1963 तक रहेंगे। फिर 1970 से लेकर के 1971 तक रहेंगे। अब जो डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल की कहानी है वो देखना है मुझे। इसके पहले डायरेक्टर निदेशक जो बने थे RK दास गुप्ता बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। RK दास गुप्ता इसके पहले लाइब्रेरियन, पहले अध्यक्ष बने। कौन डायरेक्टर बने पहला पूछेगा, फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी के पहले डायरेक्टर कौन बने हैं, RK दास गुप्ता जी बने हैं। फिर कहेगा पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने, ये डायरेक्टर थे और ये डायरेक्टर जनरल है, वो है स्वप्नम चक्रवर्ती। कौन है, स्वप्नम चक्रवर्ती है। और वर्तमान समय में अजय प्रताप सिंह जी डायरेक्टर जनरल है, जो सन 2022 से अभी तक है, जो आप जाकर के अभी विजिट भी किए थे। अब देखिए राष्ट्रीय पुस्तकालय ये कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो 30 एकड़ में फैला हुआ है। डिपोजिटरी लाइब्रेरी है ये, करीबन इस पुस्तकालय में 27 से 30 लाख पुस्तकें हैं, और डिपोजिटरी के तहत इसमें 12 लाख पुस्तकें हैं।
इसका टाइमिंग 12 घंटा का खुलने का है। साल के टोटल 362 दिन ये खुला रहता है, 3 दिन बंद रहता है। वह 3 दिन 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर है, क्योंकि हम लोगों का राष्ट्रीय त्योहार है। ठीक है, अब देखिए इन दिन बंद रहता है, वो कौन कौन है? 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर ये बंद रहता है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, न्यूज़पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत 1954 के तहत सॉरी डिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में यह है। भारत में प्रकाशित सभी जितना भी जो, जैसे आपको ईजी पब्लिकेशन बताया, मोतीलाल नेहरू बताया, या एटसेट्रा, कोई भी ऑथेंटिक जो पब्लिकेशन है वो बुक छापेगा ना, तो एक बुक इसको देना बहुत ही अनिवार्य है, निश्चित रूप से। अगर नहीं देगा तो उसके ऊपर जुर्माना भी होगा, कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। ठीक है, भारत में 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, आपको मैं बता चुका हूं कौन कौन डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। पूर्णो मेरा लाइब्रेरी है जो चेन्नई में है, एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे में है, और राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में है, और चौथा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये दिल्ली में है। तो यहाँ जो था हम लोग को कानूनी जमा, लीगल डिपोजिट के बारे में देखे हम, ये सारी की सारी कहानियां थी। आज के बाद यूट्यूब पे कोई भी क्लासेस नहीं आएंगी। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? आप सभी लोग अपना राय मशवरा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद। लाइब्रेरी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगी। आप लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से नियमित रखें। ठीक है, और क्या लग रहा है कि आज लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आ जाएगी तो आप निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे मेरे मित्र, मेरे दोस्त भाई। अभी आपको जो टाइम मिल रहा है पढ़ लीजिए, बगैर पढ़े कुछ नहीं निकलने वाला है। लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, है ना। आपको 15 अगस्त के बाद ये मालूम भी चल जाएगा कि बिलेट आएगा, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, धन्यवाद।